आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल वाला। वैसे तो एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है। इसमें सिर्फ ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये पूरी एसक्यूएल का तकरीबन यूं समझ ले कि 70% पार्ट है, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट। तो लेकिन हम इसको इन शॉर्ट पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ही, बस हम इसको एसक्यूएल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप एसक्यूएल सर्वर जो आपने इंस्टॉल किया है उसको कनेक्ट करें, अपनी डेटाबेस जो आपने बनाई थी वहां चले जाएं और जो टेबल आपने बनाया था वहां चले जाएं। ये आ गया टेबल, और न्यू क्यूरी का ये ऑप्शन होगा, यहां पे क्लिक कर दें। क्यूरी से मुराद क्या है कि आपने कमांड, एसक्यूएल की कमांड लिखनी है। अच्छा, सबसे पहले हम सीखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है कि डेटाबेस के टेबल्स में से एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से डाटा गेट करना और उसको डिस्प्ले भी किया जा सकता है। तो लेकिन मकसद क्या है, गेट करना, डाटा को रिट्रीव करना। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हम लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम्स के नाम, उस टेबल में से, जिस टेबल में से आपने डाटा उठाना है उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे आप। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल द कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम। ये कीवर्ड है, सिलेक्ट भी कीवर्ड है, फ्रॉम भी कीवर्ड है। तो उसके बाद आप लिखेंगे टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। अच्छा, ये क्यूरी लिखने से पहले एक चीज इंश्योर कर लीजिएगा कि यहाँ पे ना, इस जगह पे आपकी डेटाबेस लिखी आ रही है जो आपने बनाया, जिस पे आप काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई और डेटाबेस लिखी होगी तो ये क्यूरी आपको ये उस डेटाबेस पे चलाएगा, और उसमें तो जाहिर बात है ये वाला टेबल नहीं होगा। ये टेबल कहाँ पर? ये तो हमारी डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज इंश्योर कर ले कि यहाँ पे आपकी अपनी डेटाबेस सिलेक्टेड है। ये लिख के उसके बाद आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे या आप F5 प्रेस कर दें तो ये रिजल्ट्स आगे नीचे देखें आप। कल जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसमें हमने यही वाली क्यूरी लगाई थी। इस क्यूरी को एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसको 2 लाइनों में लिखना है। 2 लाइनों में लिखने से ये होता है थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं, समझ आ गई? अब ये स्टैटिक की जगह पे हम कुछ और लिखेंगे। इन कॉलम्स के नाम अपनी मर्जी से लिखे जा सकते हैं। अगर आप देखें तो ये जो डेटाबेस है हमारे पास, स्टूडेंट का टेबल, कॉलम्स इसके कौन कौन से हैं? आईडी, नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन। तो ये हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आईडी कॉमा नेम, जो जो हमें चाहिए। जरूरी नहीं कि होते आपने सारे कॉलम्स का डाटा ही गेट करना होता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि हम अपनी मर्जी के कॉलम्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो होगी कॉलम्स की सिलेक्शन। अब हम रोज की सिलेक्शन देखते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाते तो ये सारी रोज का डाटा डिस्प्ले करेगा। अब इसमें टोटल रोज कितनी है इस वक्त? 2 रोज एंड जस्ट। मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक क्लॉज है इसका, उसको हम कहते हैं वेयर क्लॉज, CLAUSE क्लॉज। ये सिलेक्ट भी क्लॉज है, फ्रॉम भी क्लॉज है, वेयर भी क्लॉज है। यहां पे मैं लिखता हूं वेयर नेम इज इक्वल टू, हम यहां पे लिखते हैं वकास। अब ये क्या किया मैंने? कंडीशन लगा दी है। क्या किया ये? अब सारी रोज डिस्प्ले नहीं होंगी, सिर्फ वही रोज डिस्प्ले होंगी जो इस कंडीशन को फॉलो करती होंगी। अब इसको रन करते हैं तो अब देखें हमारे पास सिर्फ एक रो आई है। हम इस टेबल के डिजाइन में जाके कुछ चेंजेस करते हैं। इस टेबल पर राइट क्लिक किया और डिजाइन में गए, और यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिक कॉलम्स भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैट्रिक मार्क्स, और इसकी डाटा टाइप हम रख देते हैं इंट। ये उसके बाद हम रख देते हैं उसकी एडमिशन फी, एक कॉलम बना देते हैं, और इसकी डाटा टाइप हम रख देते हैं फ्लोट। ये फ्लोट इज इक्विवेलेंट टू द डबल इन C#। ठीक है, और ये जो इंट लिखा हुआ है इट इज इक्विवेलेंट टू इंट 32 इन C#। अगर आपने वहां पे डबल टाइप का कॉलम बनाया है, डाटा टाइप रखी है, तो यहाँ पे उसके इक्विवेलेंट फ्लोट है। यहाँ सही है, यहाँ पे डबल नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे फ्लोट है। अच्छा, उसके बाद एक कॉलम बना लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारे पास कौन सी डाटा टाइप है? ये वाली, डेट टाइम। सही है, इसको सेव कर ले।
तो ये बात समझ आ गई, हमने कॉलम्स कैसे इसके अंदर इजाफा कर लिया। अब हम इसके अंदर एक दफा फिर सारे कॉलम्स देखना चाहते हैं, ये सारे कॉलम्स आ गए। अब देखेंगे ये वाले मार्क्स, ये भी ये वाला जो कॉलम है ये भी आ रहा है। अब इसमें हम कुछ डाटा और ऐड कर लेते हैं यहां से। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसके मैट्रिक के मार्क्स लिख दिए। ये मैंने कुछ डाटा इसमें और एंटर कर लिया। अब हम दोबारा एक दफा ये कंडीशन मैं खत्म कर देता हूं, एक दफा फिर डाटा सारा डिस्प्ले करवाते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब हम कंडीशन एक और लगाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक मार्क्स इज ग्रेटर देन 600। ठीक है, ये एरर आ रहा है, ये क्या कह रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम। और हालांकि हमारे पास इस नाम का कॉलम है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम टेबल के अंदर चेंजेस करते हैं और उसके बाद दोबारा क्यूरी में आते हैं, क्यूरी लिखते हैं, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो हमारी चेंजेस है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो उसकी रीजन ये होती है उसको अपडेट नहीं की होती, उसने अपनी कैशे अपडेट नहीं की होती। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके ये एक कमांड है रिफ्रेश लोकल कैशे, यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो जो जो चेंजेस है वो अपनी कैशे में अपडेट कर लेगा। ठीक है, इसको दोबारा फिर रन करें तो अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 रोज आई हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ये कंडीशन है ना हमारी। ठीक है, और यहाँ पे हम साथ में एंड कंडीशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ एडमिशन फीस इज लेस देन 6000। तो अब ये 2 कंडीशन लग गई ना, और दरमियान में क्या है, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशंस पूरा होना जरूरी है। वो वाली रोज जो इन दोनों कंडीशंस को पूरा करेंगी सिर्फ वही रोज डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो अब देखिए सिर्फ 1 रो आई है हमारे पास। अगर दरमियान में और लगा दिया जाए तो फिर क्या होगा, इसका मतलब बिल्कुल यही है कि अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो रही होगी तो वो रो डिस्प्ले हो जाएगी। अब देखिए ये चारों के चारों रोज आ गई, ऐसा क्यों हुआ, चारों में कोई ना कोई एक कंडीशन पूरी हो रही थी। ठीक है, अच्छा, और यहां पे नॉट भी है, नॉट, मैं यहां पे लिखता हूं नॉट। अब क्या मतलब इसका, जिसके 600 से ग्रेटर नहीं है, रिवर्स हो गई कंडीशन। ठीक है, अब देखें 600 से ग्रेटर नहीं है वाले आए हैं, 560 वाला आ गया, 600 वाला आ गया। 600 इज नॉट ग्रेटर देन 600, इस वजह से वो आ गया। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता फिर ये भी नहीं आना था ना। ठीक है, क्लियर। तो वेयर क्लॉज समझ आया आपको, हमने बिल्कुल बेसिक इसको किया है अभी। अच्छा, उसके बाद अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था इसकी सीक्वेंस हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखें ये हमारे पास सारा डाटा आ गया, हम इसको सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नेम वाइज देखना चाहते हैं, अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना चाहते हैं इसको हम। तो इसके लिए हमारे पास एक क्लॉज है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय व्हाट, ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं आप। अली पहले आ गया, फिर फरहान, फिर वकास, फिर वसीम। समझ आ गई बात। इसी तरह जो ऑर्डरिंग है वो मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी हो सकती है, यानी हम कहते हैं पहले करो क्लास वाइज फिर करो सेक्शन वाइज। ठीक है, क्या मतलब इसका, कि पहले क्लास वाइज सॉर्टिंग करो। अब ये जब क्लास वाइज सॉर्टिंग करेगा ना तो ये देखें ऐसे सॉर्टिंग होगी, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फिर उसके अंदर सेकंड ईयर। अब ये एक ग्रुप बन जाएगा फर्स्ट ईयर का 2 रोज का ऐसे, और फिर एक ग्रुप बन जाएगा सेकंड ईयर का। तो जब हम लिखते हैं ना कि पहले क्लास वाइज सॉर्टिंग करो और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नेम वाइज सॉर्टिंग करो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो क्लास वाइज आपने सॉर्टिंग की है ना, जो ग्रुप्स बनाए हैं, हर ग्रुप के अंदर बाय नेम सॉर्टिंग करो, हर ग्रुप के अंदर अलग अलग। अभी आप फर्स्ट ईयर का ग्रुप देखें जरा, फर्स्ट ईयर ग्रुप, इसमें अली पहले आ रहा है, वसीम बाद में आ रहा है, ऐसे ही ना, ये वाला तो सॉर्टेड है। लेकिन इसको देखें जरा सेकंड ईयर के ग्रुप को,
यहाँ पे विकास पहले आ रहा है और फिर फरहान आ रहा है। हालांकि अगर इसको सॉर्ट करें हम बाय नेम तो फरहान को विकास से पहले आना चाहिए। अच्छा, अब इसको हम सॉर्ट करते हैं। देखें अब देखें जरा, फर्स्ट का ग्रुप बाय नेम अलग सॉर्ट हुआ है और सेकंड का ग्रुप बाय नेम अलग सॉर्ट। सो दिस इज सॉर्टिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, ऑर्डर बाय समझ आ गई? ठीक है, बस सेलेक्ट स्टेटमेंट हम इतना ही समझेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम समझेंगे इंसर्ट इनटू। ये इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का नाम है। ठीक है, इसमें आप उसके बाद लिखेंगे टेबल का नाम। किस टेबल में आपने डाटा इंसर्ट करना है, कौन से टेबल में? स्टूडेंट। और उसके बाद आप बताएंगे कि उसके कौन से कॉलम्स हैं जहां पे आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अगर तो आपने सारे कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो फिर तो उसको आप ना लिखें। ठीक है, डायरेक्ट लिखें वैल्यूज। अगर आपने सारे कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो फिर इसके बाद ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट आपने नहीं लगानी। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? वैल्यूज। यहां पे अब क्या लिखेंगे? कितनी वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज। आईडी को मैंने शामिल नहीं किया। क्यों नहीं शामिल किया? वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो मैं यहाँ पे 7 टाइम्स ये ओपनिंग क्लोजिंग सिंगल कोटेशंस लगा दूंगा 7 टाइम्स। ठीक है, पहला काम तो आपने ये करना है। उसके बाद पहला जो कॉलम है वो कौन सा है? नेम। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया असद। ठीक है, और सेकंड वैल्यू क्या आएगी? ये फादर नेम के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे क्या आएगी? क्लास। यहाँ पे सेकेंड ईयर आ गई फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे सेक्शन आ गया फॉर एग्जाम्पल बी। और उसके बाद मैट्रिक के मार्क्स आ गए फॉर एग्जाम्पल। सब यहाँ पे एक चीज गौर से समझ लें, जो तो है ना टेक्सुअल कॉलम्स लाइक नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, ये टेक्सुअल कॉलम्स है। इनकी वैल्यूज तो मस्ट है आपने सिंगल कोटेशंस के अंदर ही देनी है। और जो डेट कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज भी आपने सिंगल कोटेशंस के अंदर ही देनी है। जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है लाइक मैट्रिक मार्क्स और एडमिशन फीस, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो सिंगल कोटेशन लगाएं चाहे ना लगाएं, बेहतर है कि लगा लें, बिकॉज एक रूटीन बनी होती है आपकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक मार्क्स लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 550 और उसके बाद एडमिशन फीस फॉर एग्जाम्पल मैंने दी 4500। ठीक है, ये आपकी क्यूरी रेडी हो गई। अब इसको एग्जीक्यूट कर दें। क्या मैं वो एम्प्टी वैल्यू चली गई? चलो ये भी आपने सीख, एम्प्टी वैल्यू भी भेज सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या मैसेज आया? 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं कि उसमें रो आई कि नहीं आई। कैसे चेक करेंगे? शाबाश, वेरी गुड। सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हुए चेक कर लें आप। ठीक है, देखें यहाँ पे ये रो होगी हमारे पास। ठीक है, ये इसमें देखें डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू क्या आई है। ये उसने डिफॉल्ट वैल्यू एक वहां पे सेट कर दी है। अगर आप न्यूमेरिक कॉलम्स या स्ट्रिंग कॉलम्स की वैल्यूज को खाली छोड़ेंगे ना तो वहां पे नल लिखा आता है, लेकिन डेट के अंदर ये लिखा आता है। सही है। अच्छा, हम सेलेक्ट स्टेटमेंट की एक और एग्जांपल करते हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट की। यहां पे हम डेट की वैल्यू दे देते हैं। अब डेट की वैल्यू दे देते हैं फॉर एग्जांपल 19। पहले ईयर लिखना है, फिर डैश, फिर मंथ, फिर डेट आनी है। ठीक है, मैसेज आ गया 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब दोबारा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें तो ये रो हमारे पास आ गई। इंसर्ट स्टेटमेंट में एक और चीज है कि अगर आप सारे कॉलम्स की वैल्यूज नहीं देना चाहते तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के बताएं जी आपने कौन से कॉलम्स की वैल्यूज देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ ये 2 कॉलम्स की वैल्यूज देनी है बस।
और ये कॉलम आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, फादर नेम पहले करते हैं, नेम बाद में करते हैं, फिर उनकी वैल्यूज भी उसी सीक्वेंस से दे दें। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं ठीक है, एक और रो फैक्ट हो गई, ये हमारे पास एक और रो आ गई। आप देखें यहाँ पे नल लिखा आ रहा है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे ये देखें यहाँ भी नल आ रहा है डेट के अंदर। अब यहाँ पे नल आ रहा है क्योंकि आपने उसका कॉलम मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, पहले आपने कॉलम मेंशन किया था। जब आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉलम्स नहीं लिखते तो इट मींस सारे कॉलम्स, और नीचे वैल्यूज में आपने एम्प्टी वैल्यू दी हुई थी, तो इस तरीके से आप उसमें नल वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। इंसर्ट स्टेटमेंट होगी हमारी। अब हम उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है किसी खास रो या रोज की वैल्यूज को चेंज करने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल ये वाली जो रो है, ये वाली, इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू हमसे मिस्टेकली गलत एंटर हो गई। अब सिर्फ इस रो की वैल्यू, डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो आप अपडेट स्टेटमेंट और उसके बाद लिखें टेबल का नाम। ठीक है, और उसके बाद लिखें कौन से कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है आपने। सेट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू दें, फॉर एग्जांपल 2001, मंथ इज 9, डेट इज 28। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इतना लिखेंगे तो सारी रोज की डेट ऑफ बर्थ यही हो जाएगी, सारी की। ये बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है अपडेट वाली। हाँ जी, बिल्कुल, ये हमें लाजमी मेंशन करना पड़ेगा। वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। देखिए हमने आईडी को यहाँ पे यूज किया है, प्राइमरी की को। प्राइमरी की का पर्पस यही होता है कि वो आपकी रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया आईडी इज इक्वल टू 5, इसकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करो। हम यहाँ पे बाई नेम भी कह सकते हैं कि नेम इज इक्वल टू असद, फॉर एग्जाम्पल कह सकते थे हम, और वो अभी फिलहाल वो चल भी जाना था। लेकिन अगर असद एक से ज्यादा होते तो फिर वो सबका चेंज हो जाता। तो यहाँ पे फिर प्राइमरी की लॉजिक समझ आती है। ठीक है, वो डुप्लीकेट नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। वन रो इफेक्टेड। ठीक है, वन रो आपका इफेक्ट हो गई है। इसको अब रन सेलेक्ट करके देखते हैं, तो ये देखें इसके जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज हो गई। क्लियर, ओके। हम एक से ज्यादा कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके मैट्रिक के मार्क्स भी हमसे गलत पुट हो गए थे। मैट्रिक मार्क्स फॉर एग्जांपल इससे कितने हैं, 550 हैं। हम यहाँ पे कह रहे थे 650 थे, 550 नहीं थे। और इसकी एडमिशन फीस भी हमसे गलत पुट हो गई है, इसको भी चेंज करो। एडमिशन फीस इसकी फॉर एग्जांपल 5000 कर देते हैं। तो अब ये 3 कॉलम्स की वैल्यूज को चेंज करेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर हम चेंज कर देते हैं, 25 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यूज को भी आप अपडेट कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट करें, दोबारा एक दफा फिर सिलेक्ट करें। अब देखें इसका डाटा, ये 25 हो गई, इसकी एडमिशन फीस भी चेंज हो गई, मैट्रिक के मार्क्स भी चेंज हो गए। क्लियर, और ये वेयर कंडीशन लाजमी लगानी है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सारा टेबल चेंज हो जाएगा। और वेयर की कंडीशन भी आपने जरा सोच समझ के लगानी है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी कंडीशन लगाते हैं लाइक दिस, सेक्शन इज इक्वल टू ए, अब क्या होगा, मल्टीपल रोज इफेक्ट हो जाएंगी। जहां जहां पे सेक्शन, कहा कितनी रोज है सेक्शन ए वाली, 2 है ना, सारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, समटाइम्स रिक्वायरमेंट भी होती है वैसे मल्टीपल रोज को अपडेट करना होता है। यानी हम कहते हैं जब पूरा सेक्शन के एडमिशन फीस सेम है सबकी, तो आप एक दफा ये लगाएं, सेक्शन ए की कितनी है 5000, एग्जीक्यूट, कितनी रोज अपडेट हुई है, और सेक्शन बी हम कहते हैं जी इसकी कितनी है 6000, एग्जीक्यूट, कितनी रोज अपडेट हुई है
तो ये बहुत हैंडी स्टेटमेंट भी है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स सिंगल कमांड से चेंज हो जाती है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स। अब देखें एडमिशन फीस 5000 हो गई सेक्शन ए की, और बी सब की कितनी हो गई है 6000। यहां तक क्लियर। और लास्ट स्टेटमेंट जो हम आज की करेंगे वो है डिलीट स्टेटमेंट। और अगर आप सिर्फ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे, तो क्या होगा, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड, ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड। तो वेरी डेंजरस, ठीक है। तो आप यहाँ पे वेयर लाजमी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया आई डी इक्वल टू 7, तो अब सिर्फ ये वाला डाटा डिलीट होगा। कितनी, सिर्फ एक रो, 1 रो डिलीटेड, ठीक है। अब आप इसका रिकॉर्ड और डिलीट स्टेटमेंट, डिलीट और अपडेट की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के फौरन बाद या तो वो स्टेटमेंट यहां से बैक स्पेस कर दिया करें या फिर कमेंट आउट कर दिया करें, क्योंकि सम टाइम मिस्टेकनली दोबारा फिर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वो कुछ आपने कंडीशंस लगाई होती हैं, तो वो कुछ और डाटा भी डिलीट हो जाता है। तो अब देखें रो नंबर 7 यहां से खत्म हो गई, समझ आ गई। तो ये जो कंडीशन है वेयर आई डी इक्वल टू, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन सोच समझ के लगानी है, ये ना कि मल्टीपल रोज आप डिलीट कर बैठे, ठीक है।